माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि कॉमनेस प्रॉब्लम्स फीमेल ब्रेस्ट का होता है, यूएसजी ऑफ मेमोरी ग्लैंड या फिर यूएसजी ऑफ ब्रेस्ट या फिर मेमोग्राफी। ये क्यों कराते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हर सिचुएशन में नहीं कराते हैं, किस समय इसकी जरूरत पड़ती है हमें। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि माइक्रोमेस्टिया है, मैक्रोमेस्टिया है, ये सब में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब किसी भी कंडीशन से बता देते, इसके बारे में बात करते हैं लोग कि है क्या ये, तो उसके बाद हम ये बता देते हैं। यानी कि फीमेल ब्रेस्ट का जब हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, ट्रांसड्यूसर को यानी कि प्रोब के सहारे अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा जब हम लोग ग्लैंड के अंदर के कंसिस्टेंसी को पता लगाते हैं, उसको हम लोग यूएसजी ऑफ मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। यह हम लोग राइट का भी करा सकते हैं, लेफ्ट का भी करा सकते हैं और दोनों करा सकते हैं। इसमें हम लोग को मेमोरी ग्लैंड के साथ साथ, ऐसे तो सोनोग्राफिस्ट खुद इस चीज को कर लेते हैं, लेकिन मेमोरी ग्लैंड के साथ साथ एक्सिलरी लिम्फ नोड का भी कराना जरूरी होता है। ऐसे आजकल जितने भी एक्सपर्ट सोनोग्राफिस्ट होते हैं ना, वो दोनों साथ साथ कर देते हैं, मेमोरी ग्लैंड का भी और प्लस एक्सिलरी लिम्फ नोड का भी। क्योंकि क्या डिजॉर्डर्स होती है उसमें आगे बात करते हैं। सबसे पहला, इसको क्यों करते हैं हम? मेमोरी ग्लैंड को यूएसजी कराने की आवश्यकता कब पड़ती है? सबसे पहला, अगर किसी तरह का लंप मिलता है ब्रेस्ट में, किसी तरह का टेंडरनेस हो रही है, उसमें पेन है, तो यानी कि 2-3 केस में कराते हैं। पेन के केस में, टेंडरनेस के केस में, लंप के केस में, प्लस इसके साथ साथ अगर इसके साइज में अगर अबनॉर्मलिटी आ रही हो, जैसे एक ब्रेस्ट का साइज अगर बड़ा है और एक का स्मॉल है, तब वहां पे अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। और अगला, अगर निपल्स का रिट्रैक्शन होता है, निपल्स के डायरेक्शन में कोई चेंज होती है, तब कराते हैं। यानी कि 5 बात याद रखेंगे। क्या क्या? अगर पेन है तब भी, लंप है उसमें तब, टेंडरनेस हो रही है तब, साइज में अल्टरनेशन हुई है तब, या फिर उसमें निपल्स में रिट्रैक्शन होता है तब। यानी कि 5 बातें कंडीशन को याद रखेंगे, उस कंडीशन हम लोग यूएसजी ऑफ ब्रेस्ट कराते हैं। चलिए, इसको हम लोग कराने के लिए हमको कब जरूरत पड़ती है, किस समय पेशेंट को लाना चाहिए? तो कभी भी मरीज को इसमें कर सकते हैं। इसमें खाली पेट और इसकी आवश्यकता इसमें नहीं होती है। अब कैसे करते हैं और क्या क्या होती है, पूरी बात हम लोग आप जिक्र करते हैं। देखिए, जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो हमें क्या क्या फाइंडिंग होती है और क्या क्या ध्यान देना चाहिए, उस पर ध्यान देना है। क्योंकि जब हमें रिपोर्ट मिलती है तो उस रिपोर्ट को समझना हमें ज्यादा जरूरी होती है। जैसे यह राइट ब्रेस्ट है या लेफ्ट है, और इसके बाद इसमें एक्सिलरी लिम्फ नोड भी क्या होंगे, इधर का एक्सिलरी लिम्फ नोड इधर होंगे, इसका एक्सिलरी लिम्फ नोड इधर होंगे। इसमें 5 एरिया होती है, 5 एरिया होती है। अल्ट्रासोनोग्राफी के अनुसार से, यूएसजी के अनुसार से इसे 5 एरिया होती है। 5 एरिया है कौन कौन सा? जैसे देखें, ये अगर लेफ्ट साइड अगर है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट अपर लेटरल क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर लेटरल क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं लेफ्ट लोअर लेटरल क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे लेफ्ट लोअर मेडियल क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर मेडियल क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं सेंट्रल। यानी हो गया। उसी तरह से इसका क्या बोलेंगे राइट में, इसको बोलेंगे राइट लेटरल अपर क्वाड्रेंट, राइट लेटरल लोअर क्वाड्रेंट, राइट मेडियल लोअर क्वाड्रेंट, राइट मेडियल अपर क्वाड्रेंट एंड सेंट्रल। इस तरह से अल्ट्रासोनोग्राफी के अनुसार से यह हर को 5-5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सिर्फ अल्ट्रासोनोग्राफी के हिसाब से नहीं, बल्कि इसको हम हिसाब करते हैं लोग ट्यूमर के हिसाब से भी करते हैं। क्योंकि इसमें सबसे कॉमनेस्ट साइट जो होती है वो ट्यूमर होने का ये वाला होता है, किधर? लेटरल अपर क्वाड्रेंट। लेटरल अपर क्वाड्रेंट में ट्यूमर सबसे ज्यादा होता है, इस साइड पे ट्यूमर सबसे ज्यादा होता है। यानी कि अगर 100% की बात करेंगे अगर, तो 50% ट्यूमर जो होती है वो अकेला यहाँ पे होता है, 10% यहाँ, 10% एंड 20%। उसी तरह से अगर राइट में चलेंगे तो 50% इधर होती है ट्यूमर,
10% यहाँ होगी, ठीक 10%, 10% एंड 20%, यानी ट्यूमर का कॉमन साइट होता है ये साइड में। इसलिए हमें क्या होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी के अनुसार से इसको इतना एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी कंडीशन, ट्यूमर के अनुसार भी, ट्यूमर के टाइप के अनुसार भी, ट्यूमर के टाइप के अनुसार भी, जैसे एडिनोफाइब्रोमा, एडिनोफाइब्रोमा का सबसे कॉमन साइड जो होती है वो इस साइड में होती है, याद रखेंगे एडिनोफाइब्रोमा का। वो इसलिए कि यहाँ पर सेल का जो प्रोलिफरेशन होता है और जो फाइब्रस टिश्यू का या ग्लैंड का जो नेचर होती है वो यहाँ पर क्या होती है, हाइपर होती है। इसलिए एडिनोफाइब्रोमा सबसे मोस्ट कॉमन इस साइड में मिलेगी आपको। दूसरी तरफ अगर हम चलेंगे लाइपोमा की बात करेंगे अगर, तो मैक्सिमम कॉमन साइड होती है लाइपोमा का ये साइड पे ज्यादा होती है लाइपोमा। उसी तरह से डक्टस पेपिलोमा की बात करेंगे तो डक्टस का सबसे कॉमन साइड सेंटर में होता है, बीच में होता है। तो लाइपोमा का सबसे कॉमन साइड मिलेंगे, डक्टस पेपिलोमा का सबसे कॉमन साइड मिलेंगे यहाँ पे, फाइब्रोमा का कॉमन साइड यहाँ मिलेगा, है ना, फाइब्रोमा का कॉमन साइड मिलेंगे। सेम उसी तरह से यहाँ भी उसी तरह से, इधर में आपको फाइब्रोएडिनोमा, इधर में लाइपोमा, यहाँ पे आपको फाइब्रोमा, ये सब साइड है, डक्टस पेपिलोमा भी सेंटर में। यानी कि ये जरूरी है, हर इसका एरिया बना हुआ है कि किस एरिया में कौन से ट्यूमर ज्यादा डेवलप की चांसेस होती है। तो इसलिए क्या होती है, इसलिए हमें इस यहाँ पे इस एरिया को जानना जरूरी होता है। तो इसलिए हम ये देख लेते हैं। दूसरी बात है कि इसमें जो इन्फेक्शन जो होता है, मेस्टाइटिस वगैरह जो होती है ना, उसमें भी क्या होती है, कुछ कॉमन साइट होती है मेस्टाइटिस का। जैसे कॉमन साइट क्या होती है, सेंटर में सबसे कॉमन साइट। दूसरा क्या होता है, इस साइड में ज्यादा होती है, यानी सेंटर और प्लस लेटरल अपर क्वाड्रेंट, इसमें मेस्टाइटिस की चांसेस ज्यादा होती है। तो अच्छा, सिस्ट, सिस्ट जो होती है सबसे ज्यादा कहाँ बनती है, सिस्ट बनती है सबसे ज्यादा लेटरल और प्लस लोअर क्वाड्रेंट की तरफ, यानी इस साइड में सबसे ज्यादा सिस्ट बनता है। तो सिस्ट का कॉमन साइट यहाँ पे मिलता है, लेटरल क्वाड्रेंट यहाँ पे और यहाँ पे। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है कि हमें ये एरिया को जानना, अल्ट्रासोनोग्राफी ने क्या करता है ना, एरिया को बताता है। और इसके साथ साथ क्या होता है ना, हम एक प्रोबेबिलिटी, ट्यूमर है तो किस टाइप का होने की चांस होगी, सिस्ट है कहाँ पे हो सकती है, लाइपोमा किधर हो सकता है। यानी देखिए इससे क्या होता है ना कि हमें एक अच्छा आइडिया लग जाता है, हमें ट्रीटमेंट करने में आसान हो जाती है। हमें बायोप्सी करना होगा, आगे फर्दर कौन से डायग्नोसिस करना होगा, एफएनएसी करना होगा, क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या होते हैं ना, इसका हमें पहला प्रायोरिटी देना पड़ता है। नेक्स्ट अगली जो पॉइंट होती है कि जैसे क्लॉकवाइज, अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है, क्लॉकवाइज भी इसमें देते हैं आपको ट्यूमर के बारे में या सिस्ट के बारे में। जैसे देखिए ये राइट साइड है, तो राइट साइड में जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 12 कहते हैं। नीचे वालों क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे। इधर क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं, इधर को 9 बोलते हैं। इसी का जो है ना अपोजिट इधर हो जाते हैं। जैसे यहाँ भी वैसा ही है, 12 यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा, 3 होगा, 9 होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ के ट्यूमर की बात करेंगे कि ये साइड में ट्यूमर सबसे ज्यादा होता है। तो ये साइड में ट्यूमर मान लीजिए सपोज है यहाँ पे है, यानी कि 2 o'clock की बात करते हैं अगर सपोज है, तो 2 o'clock में एक ट्यूमर है, तो 2 o'clock अगर लेफ्ट साइड में 2 o'clock में अगर है तो इसका तो ज्यादा डेंजर है। और वही अगर राइट साइड में 2 o'clock दे रहा है, इसका तो क्या है, लेस डेंजर है ना। तो लेफ्ट साइड में किधर की तरफ होगी, 11 o'clock में ज्यादा डेंजर होगा, है ना। तो दोनों अपोजिट आया ना। इधर में जो है 2 o'clock में कोई ट्यूमर की चांसेस नहीं होती है, होता भी है तो बहुत क्या है, लेस अमाउंट में होती है या लेस डेंजरस होती है। और इधर में अगर 2 o'clock में तो क्या बोलेंगे हम लोग, मोर डेंजर होती है। तो इसलिए बताया जाती है क्लॉक वाइज याद रखना जरूरी है। क्लॉक वाइज क्या बोले हम लोग ना कि पहले, इसलिए हम पहले बताया क्लासिफिकेशन किए कि ये वाला जो है डेंजर ज्यादा होती है ना। और यहाँ पे अगर 2 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock और 3 o'clock, ये जो अगर आ रही है वाली रिपोर्ट 1, 2, 3 o'clock आ रही है, तब इसे डेंजर है। उसका राइट साइड में अगर दे रही है 10 o'clock, 11 o'clock दे रही है अगर बाय द वे, तब ये क्या होती है, ये ज्यादा डेंजर होता है, 11 o'clock या 10 o'clock। तो इस तरह से क्या होती है ना कि क्लॉकवाइज देखना हमें जरूरी होती है। और अल्ट्रासोनोग्राफी क्या करती है, क्लॉकवाइज ये रिपोर्ट करती है। और क्लॉकवाइज अगर होता है तो उससे क्या होता है, हमें एक डिजीज को डायग्नोसिस करने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से क्या होती है। अच्छा, उसी तरह मान लीजिए अगर यहाँ पर दे दिया क्या, 5 o'clock दे दिया, है ना, तो हम क्या बोले कि 5 o'clock में क्या होती है कि सिस्टिक इलाजमेंट ज्यादा होती है, सिस्टिक स्वेलिंग ज्यादा होती है ना। यहाँ पर दे दिया 7 o'clock दे दिया, तो यहाँ पर क्या होती है, 7 o'clock में क्या होता है, सिस्टिक स्वेलिंग ज्यादा होती है। तो वही बताया थे आपको इस बात में कि अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी सिर्फ क्या करती है, सिर्फ साइट बताती है। तो साइट से हमें क्या होती है ना, साइट से हमें ज्यादा पता चलता है कि किस टाइप्स के यहाँ पे मास हो सकते हैं, या किस टाइप का स्वेलिंग है, किस टाइप का कंडीशन बना हुआ है, किस टाइप का डिजीज है।
इसलिए क्या होता है कि यूएसजी से हमें अल्ट्रासाउंड इसमें हमें इसके बारे में आइडिया लग जाता है। नंबर 2, अगर कोई ट्यूमर का साइज कितना है, किस वेराइटीज क्या है, एक यहाँ भी पूर्ण आइडिया लग जाता है। ट्यूमर का साइज तो कम से कम पता चल जाता है, ट्यूमर का नंबर कितना है, 2 ट्यूमर है, 3 ट्यूमर है, 4 ट्यूमर है, या उसका साइज कितना है, ये हम लोग इससे पता लगा लेते हैं। अगला, इसके साथ साथ एक्सिलरी लिम्फ नोड के बारे में भी हमें आइडिया लगाते हैं। एक्सिलरी लिम्फ नोड में क्या होता है कि हम जानते हैं कि जब भी अगर बेनाइन ट्यूमर होगा, सिस्ट होगा या इन्फ्लामेशन होगा, तो उसमें क्या होता है कि एक्सिलरी लिम्फ नोड जनरली नहीं बढ़ते हैं। हाँ, एक्सिलरी लिम्फ नोड बढ़ता कब है, जैसे मेस्टाइटिस में कभी कभी बढ़ जाता है ना, तो उसमें भी एक्सिलरी लिम्फ नोड देखना पड़ता है कि किस टाइप का एक्सिलरी लिम्फ नोड बढ़ा है, एंटीरियर वाला बढ़ा, एंटीरियर लिम्फ नोड बढ़े हैं, या मेडियल लिम्फ नोड बढ़े हैं, या पेक्टोरिस वाला लिम्फ नोड बढ़े हैं, तो किस टाइप का लिम्फ नोड बढ़ता है उस पर डिपेंड करता है इसके सिविरिटी पे। लेकिन अधिकांशतः जो होती है कि अगर इसमें अगर कैंसर अगर होगा, मैलिग्नेंट सेल ग्रो करता है, तो मैलिग्नेंट सेल ग्रोथ जब करता है तो उस कंडीशन में आपको वहां पर एक्सिलरी लिम्फ नोड इनलार्ज होता है। लेकिन जरूरी नहीं है, 100% ये नहीं बोलेंगे। अब जैसे एडिनोसिस के केस में, एडिनोसिस में क्या होता है कि जब किसी कारण से जब जिसका ग्लैंड है कभी कभी जब हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो उस केस में कभी कभी जो होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड बढ़ जाता है। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड के बढ़ने का मतलब जरूरी नहीं, 100% ये नहीं समझेंगे कि यहाँ पे कैंसर हुआ होगा। हाँ, ये जरूर है कि लगभग 70% चांसेस ये होती है कि कैंसर के केस में जो है वो लिम्फ नोड बढ़ता है उसमें, और बाकी एडिनोसिस केस में बढ़ सकता है, या इन्फ्लामेटरी कंडीशन है उसमें भी बढ़ सकता है, मेस्टाइटिस केस में उसमें भी कभी कभी बढ़ जाता है। और कभी कभी देखो, जरूरी नहीं है कि हम ब्रेस्ट की वजह से लिम्फ नोड बढ़ा है, कभी कभी दूसरे कुछ और अलग कॉज के कारण भी एक्जिला का लिम्फ नोड बढ़ जाता है, तो लोग समझ लेते हैं कि हो सकता है चलो ये ट्यूमर के कारण ऐसा हुआ है। तो जरूरी नहीं है, ट्यूमर यहाँ है, एक्जिलरी लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है, तो जरूरी नहीं समझे कि इसी कारण हुआ होगा, कोई और भी कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई हैंड में कोई इन्फेक्शन हो, उसके कारण से एक्सिलरी लिम्फ नोड बढ़ चुका है, या चेस्ट में कोई दूसरा प्रॉब्लम्स हो। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड का बढ़ना का मतलब जरूरी ये नहीं समझते हैं कि यहाँ पे कैंसर होगा इसलिए बढ़ता है, और भी किसी कारण से एक्सिलरी लिम्फ नोड का जो साइज होती है वो बढ़ जाता है। तो ये था मेरा यूएसजी ऑफ ब्रेस्ट के बारे में, मेमोग्राफी के बारे में। और अगर बाय द वे किसी भी तरह का बताया आपको कि लंप, पेन या टेंडरनेस ऐसा कुछ होती है, या फिर साइज अल्टरनेशन होती है, या फिर निपल्स अपलोड होती है, इस सारे केस में इसको जरूर कराएंगे। अगर इसमें किसी तरह का डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप जरूर पूछेंगे। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।